तो ऐसा लग रहा है कि सरकार तो दरअसल इसे इस मंशा से लेकर आना चाह रही थी कि मनमानी वो खत्म होगी, वो असीमित शक्तियां, असीमित अधिकार जो है, और साथ ही साथ एक पारदर्शिता, जिसको सरकार ने दरअसल ये कहा था कि एक पारदर्शिता इसमें आएगी तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहीं इससे इतर अगर विपक्ष का हम देखें तो विपक्ष ने इसको हिंदू मुस्लिम एक रंग देने की कोशिश की। लेकिन नए कानून की जरूरत क्यों पड़ी ये हम आपको दिखा रखे हैं। वक्फ के पास बेहिसाब ताकत, जिसका मैं जिक्र यहां पर कर रही थी कि वो मनमानी, वो असीमित शक्तियां जो हैं उन पर थोड़ा सा लगाम लगाने की जो जरूरत है वो महसूस हुई। जिसे चाहे अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है वक्फ। ये हम उसके पास बेहिसाब ताकत का जिक्र कर रहे हैं कि वक्फ को अपनी संपत्ति साबित करने की जरूरत नहीं है, दावेदारों को ही अपनी संपत्ति साबित करनी होगी। ये इसके अधिकार क्षेत्र में है। वक्फ के खिलाफ कोर्ट में अपील भी नहीं हो सकती है। एक बार जो गई वक्फ को जमीन तो वो गई। शिकायत सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही की जा सकती है और कहीं आप नहीं कर सकते हैं। वक्फ के फैसले को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो मतलब अगर आपको शिकायत करनी है, अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो वो इस बोर्ड के भीतर ही करा सकते हैं। तो मतलब आप ही कातिल हैं और आप ही मुंसिफ हैं। फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दे सकते हैं। ये इसके असीमित अधिकार कहिए, ये इसकी बेहिसाब ताकत कहिए कि फैसले को वक्फ ट्रिब्यूनल में ही चुनौती दी जा सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा इसे कंट्रोल करने की जो कोशिश है, वो असीमित शक्तियां जो हैं उससे कंट्रोल करने की यहां पर सरकार कोशिश कर रही थी। और वो पारदर्शिता जिसकी बात यहां पर हो रही है, वो पारदर्शिता लाने की कोशिश थी। लेकिन जो विपक्ष है, आज जिस तरह से बहस हुई, आज जिस तरह से अपने विचार उसके द्वारा रखे गए, वो ऐसा लगा कि इसे एंटी मुस्लिम या फिर हिंदू मुस्लिम जो है वो करने की कोशिश की गई। क्या खास है इस नए वक्फ बिल की अगर हम बात करें तो वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव होगा। वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी शामिल होंगी। विवादित प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन होगा। ये वो तमाम बातें हैं, वो तमाम चीजें हैं जो अब तक इससे पहले नहीं होती थी, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, या फिर यूं कहिए कि मनमानी होती थी। डीएम के पास संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ के पैसे वेलफेयर स्कीम पर खर्च होंगे। तो ये वो खास बातें हैं, ये वो बदलाव हैं जो नए वक्फ बिल के जरिए होगा, जो नए वक्फ बिल में ये होगा। ये इस पर खास है। लेकिन वक्फ बोर्ड क्या करता है ये भी हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि क्या इसका दरअसल बेसिकली काम है, क्या इसके द्वारा किया जाता है। जो ग्राफिक्स अब इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहे हैं कि दान की गई संपत्ति किसी और को देने का भी अधिकार उसके पास है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति किसी को भी बेचने की मनाही है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसे ही नहीं बेची जा सकती है। 2/3 सदस्यों की मंजूरी के बाद ही, अगर बेचना भी आपको है तो 2/3 सदस्यों की मंजूरी उसके लिए जरूरी है। मुस्लिमों की दान की गई संपत्ति की जिम्मेदारी होती है। तो बोर्ड के पास दान की गई संपत्ति पर कब्जे का अधिकार भी है। दान की गई जो संपत्ति है किसी और को देने का भी अधिकार है। ये हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि वक्फ उसका क्या करता है, वक्फ बोर्ड उसका क्या करता है। ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। लेकिन वहीं हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष इस पर यह कह रहा है कि ये दरअसल निराशा है, ये दरअसल भाजपा की हताशा है। ना केवल इतना, टाइमिंग को लेकर भी सवाल यहां उठाता हुआ नजर आए जो विपक्षी सांसद हैं। अब आइए हम आपको यहां पर यह बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कितनी है। अचल संपत्ति की अगर मैं बात करूं तो 8,65,646 है। चल संपत्ति की बात करूं तो 16,713 है। प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड की अगर बात करूं तो 3,29,995 है। ये आपने देखा कि वक्फ बोर्ड की कितनी प्रॉपर्टी है। और अलग अलग तरह से हमने यहां पर आपको बताया कि प्रॉपर्टी की डिजिटल रिकॉर्ड आपने देखा कि 3,29,995। अब हम आपको यहां पर बताते हैं इस साम्राज्य को और थोड़ा सा विस्तार से समझाने की और थोड़ा सा विस्तार से दिखाने की हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसका जो पूरा ये साम्राज्य है और वो किस तरह से काम करता है। अब हम आपको ये देखिए, ये वक्फ बोर्ड का ये साम्राज्य दिखाते हैं, बताते हैं। यहां पर पहला नंबर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का कितनी प्रॉपर्टी उसके पास है, 1,24,000
735। दूसरा नंबर किसका है? दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक वक्फ बोर्ड। इसके पास कितनी संपत्ति है, कितनी प्रॉपर्टी है? 33,147। वहीं तीसरे नंबर पर कौन आता है? तेलंगाना वक्फ बोर्ड। उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है? 32,158। तो ये पूरा साम्राज्य पहले नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड की अगर हम बात करें। फिर दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक वक्फ बोर्ड और तीसरे नंबर पर तेलंगाना। तो ये हम आपको वक्फ बोर्ड का साम्राज्य यहां पर दिखा रहे हैं और सिलसिलेवार तरीके से कितनी संपत्ति, कितना क्या है और किस तरह से ये तीसरा सबसे, अगर हम ये कहें कि अमीर बोर्ड आप कह लीजिए या सबसे ताकतवर आप यहां पर कह लीजिए, पहले रक्षा, फिर रेलवे और तीसरे नंबर पर आता है वक्फ। अब आइए हम आपको यहां पर कुछ और जानकारी यहां पर देते हैं कि जमीनों पर कब्जा कैसे होता है। कब्रिस्तान की घेराबंदी की जाती है, अवैध मज़ारें जो होती हैं, नई मस्जिदें फिर बनाई जाती हैं, फिर आसपास की जो जमीन है धीरे धीरे कर उन पर भी कब्जा कर लिया जाता है। मतलब धीरे धीरे शुरू होता है। पहले कब्रिस्तान को आप देखिए कि वो जो जगह है उसकी घेराबंदी की जाती है, फिर किस तरह से मज़ारें वहाँ पर हो, फिर जो नई मस्जिदें वहाँ पर हैं वो बनाई जाती है और फिर आसपास की भी उसके नाम पर जो ज़मीनें हैं उसको एक्वायर कर लिया जाता है। तो कुछ इस तरह से काम करता है जो वक्फ, कब्जा जो है वो इस तरह से काम किया जाता है। अब आइए आपको एक और ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं कि किस तरह से उसकी क्या क्या कितनी जो चल अचल संपत्ति है उसका हम यहाँ पर आपको पूरा एक ब्यौरा जो है वो वहां पर देते हैं। ये वक्फ बोर्ड की जो अचल संपत्ति है उसका ब्यौरा है, वो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। किसका कितना, यहाँ पर कितना पोर्शन जो है, कितना जो उसके हिस्से में है वो दरअसल आता है। तो एक बार ग्राफिक्स अगर आप फायर करें तो हम यहाँ पर बताते हैं कि कितना वो स्कूल के लिए है, कितना कब्रिस्तान के लिए है और कितना यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम स्कूल से चलते हैं। 2093 अगर हम बात करें तो यहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी, वहीं अगर हम कब्रिस्तान की बात करें, हम बता रहे थे कि किस तरह से उसकी घेराबंदी की जाती है। अब यहाँ आप देखिए प्रॉपर्टी कितनी, 15,07,516। वहीं खेती की जमीन की अगर हम बात करें तो 1,40,781। मकानों की अगर बात करें 92,505। वहीं मदरसों की बात करें तो 14 लाख 8 आप यहां पर ये देखिए जो मदरसे की है। मस्जिदों की अगर हम बात करें तो 1,19,200 यहां जो उसकी संपत्ति है, यहां जो उसकी प्रॉपर्टी है। दुकानें अलग हैं, दुकानों की अगर बात करें तो उसका 1,13,187। ये पूरा संपत्ति का ब्यौरा है कि इतना उसके पास पूरा ये संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है वक्फ की और ये अचल संपत्ति का ब्यौरा हम यहां पर आपको दे रहे थे। लेकिन आइए आपको बताते हैं, देखिए यही बात जब आज विपक्ष अपनी बात रख रहा था, जब इस पर बहस हो रही थी सदन में, तब किरण रिजिजू ने ये कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है बल्कि इससे पहले भी बदलाव हुए हैं। और ये बदलाव कब हुए हैं, आइए सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ये दिखाते हैं कि वक्फ बोर्ड कानून में कब ये बदलाव हुए हैं। सबसे पहला वक्फ बोर्ड का जो गठन है वो हम आपको बता रहे हैं 1954 में हुआ। किसने बनाया? ये जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया था। अब बात करते हैं 1995 की। ये इसमें जब पहला संशोधन होता है, किसने किया? नरसिम्हा राव ने पहला संशोधन 1995 में इसमें किया था। तो दूसरा संशोधन की अगर बात करें तो 1995 के बाद 2013 में यह संशोधन होता है। तब मनमोहन सिंह सरकार थी और मनमोहन सिंह सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और बढ़ा दिया जाता है। वही वो असीमित शक्तियां जो कहीं परेशान, जो बाकियों को, जो वंचित हैं, जिनको नहीं हक मिल पा रहा है या जो उसमें शामिल नहीं है, उनको नहीं मिल पाया। फिर 2024 इस साल की अगर हम बात करें तो नकेल कसने की तैयारी में अब मोदी सरकार इस पर है। 2013 जब इतना उसको असीमित शक्तियां जो है और उसको मोर पावर जो है वो उसे दे दी जाती है, लेकिन 2024 में अब उस पर नकेल कसने की तैयारी होती है क्योंकि मनमानी इस पर हो रही थी। पारदर्शिता जो है वो लाने की इसमें कोशिश हो रही थी, लेकिन विपक्ष एक अलग ही रंग देता हुआ इसे नजर आया।